जिसको रखवाली का जिम्मा मिला है, जो हमारी रखवाली का जिम्मेदार है, जो हमारे पहरेदार हैं, अगर वो हमारी पहरेदारी नहीं कर पा रहे या फिर उनकी सुनी नहीं जा रही है, इस राज्य में मुख्यमंत्री की नहीं सुनी जा रही है, तो हम व्यक्ति की कितनी सुनी जा रही है। किसी भी आदमी को इतना नहीं सताया जाए कि वो उसके पास खोने के लिए कुछ शेष नहीं बचेगा। नगर परिषद क्षेत्र के सिरका के फुटबॉल मैदान में आज के इस विस्थापित अधिकार जनसभा के कार्यक्रम में मंच में मंचासीन हमारे सभी सम्मानित साथियों, क्योंकि सभी का नाम ले पाना संभव नहीं है, ऐसे भी कार्यक्रम में काफी समय जाया हो चुका है, इसीलिए कोई अन्यथा में नहीं लेंगे। मंच के नीचे विराजमान हमारी माताएं, बहनें, हमारे भाई, हमारे अभिभावक, नौजवान साथियों, लोकतंत्र की चौथी स्तंभ के रूप में प्रख्यात मीडिया के साथियों तथा स्थानीय थाना की पुलिस के तमाम सिपाहियों और विशेषकर इस कार्यक्रम को आयोजन में अपनी भूमिका का विशेष निर्वहन करने वाले रामगढ़ जिला के तमाम साथियों, आप सभी को जोहार। और विशेषकर एक सांस्कृतिक टीम जिनमें सावित्री जी, नरेश दास समेत आए हैं, उनको भी जोहार। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आज का जो कार्यक्रम रखा गया है, मूल रूप से जिस क्षेत्र में इस कार्यक्रम को रखा गया है, यह एक विस्थापितों का क्षेत्र है। आज का कार्यक्रम भी विस्थापितों की अधिकार के संदर्भ में ही रखा गया है। आज झारखंड राज्य विस्थापन की अगर बात करें तो विस्थापन केवल झारखंड राज्य की समस्या नहीं है। विस्थापन का मतलब होता है कि चाहे उद्योग के माध्यम से, खनन के माध्यम से अथवा अन्य योजना परियोजनाओं के माध्यम से जब किसी किसान की जमीन को अधिग्रहण किया जाता है तो उसे विस्थापित होना पड़ता है। यानी विस्थापन का दंश, विस्थापन का दर्द, विस्थापन की पीड़ा अभी तो केवल झारखंड ने नहीं, पूरे विश्व ने देखा है। चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, दुनिया के सभी देशों ने विस्थापन की समस्याओं को देखा है। लेकिन झारखंड के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि जमीन देने के बाद अगर किसी को दुत्कार मिला है, विस्थापित होने के बाद अगर किसी को दुत्कार मिला है, जिसे नियोजन न मिलकर थाना प्रशासन की लाठियां मिली है, जिसे मुआवजा न मिलकर कानूनी धाराएं मिली है, तो हम कह सकते हैं वो झारखंड राज्य है। विस्थापन हर एक देश में होता है, विस्थापन इस देश के बाकी राज्यों में भी होता है, लेकिन जब झारखंड की बात आती है तो कहीं न कहीं इस बात को मानना होगा, इस बात को हमें स्वीकारना होगा कि विस्थापितों को न्याय की जाता है। चाहे वो आपका रामगढ़ हो या बगल में हजारीबाग का बड़का गांव, आज ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो कि विस्थापित अपने जमीन देने के बाद, अपने खेत खलिहानों को देने के बाद भी आज अपने हक और संघर्ष की लड़ाई को लड़ रहे हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि इतना बड़ा सिस्टम हमारा, लोकतांत्रिक ढांचा, लोकतांत्रिक सिस्टम है हमारा, उसके बाद भी अगर विस्थापितों की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है तो आज पूरे राज्य के विस्थापितों को एक जगह आकर आंदोलन करने की आवश्यकता है। और उसके लिए जेल कैंप हमेशा तैयार रहेगा, अग्रिम पंक्ति में आके खड़ा रहेगा। आपने कुछ दिन पहले बिल्कुल विशेषकर जो यहाँ पत्रकारिता से जुड़े लोग बैठे हैं, जो एकेडमिक लोग बैठे हैं, उनको थोड़ा सा समझना चाहिए। आपने सुना होगा और अपने देखा भी होगा कि कुछ दिन पहले बुढ़ाखाप में जो आलोक स्टील प्राइवेट लिमिटेड जो स्पंज कंपनी है, जिसके माध्यम से प्रदूषण किया जाता है, वहाँ हमारे एक साथी है सुरेंद्र जी, जिन्होंने उनके उस प्रदूषण पर जाकर उजागर किया। मुख्यमंत्री ने ट्वीट को संज्ञान में लिया, आपने देखा होगा। एक बात है, विशेष कर ये एकेडमिक लोगों के लिए, बुद्धिजीवी खेमा जो है उनके लिए मेरा संदेश होगा
कि उस प्रदूषण के मसले को माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। उन्होंने ट्वीट किया उपायुक्त यानी जिला के जो सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जो इस राज्य के मुखिया होते हैं, इस राज्य की विधि व्यवस्था के निर्माण टीम के प्रमुख होते हैं, उस शख्स ने जिला के सर्वोच्च पदाधिकारी यानी रामगढ़ जिला उपायुक्त को ट्वीट किया, क्या वहां कंपनी ने प्रदूषण करना बंद किया? क्या प्रदूषण नियंत्रित हुआ? जिसको रखवाली का जिम्मा मिला है, जो हमारी रखवाली का जिम्मेदार है, जो हमारे पहरेदार हैं, अगर वो हमारी पहरेदारी नहीं कर पा रहे हैं या फिर उनकी सुनी नहीं जा रही है, इस राज्य में मुख्यमंत्री की नहीं सुनी जा रही है, तो आम व्यक्ति की कितनी सुनी जा रही है? इसलिए अब लगता है और ये विस्थापितों को तय करना होगा कि विस्थापन की लड़ाई को नए सिरे से और कितनी ताकत के साथ लड़ना है, यह विस्थापितों को तय करना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की ये लोग नहीं सुन रहे हैं। लोग तो अंदर खड़े ये भी कहते हैं कि भले खामोराब यानी जनता जनार्दन जिनके पास इस राज्य में करोड़ों के मतदाता है, जिनके पास एक भीड़ है, आप भले अपने वोट से सरकार डिसाइड करते हैं, लेकिन लोग कहते हैं अलोका स्टील कंपनी के जो मालिक है, क्या नाम है, श्रीमान रोंटा, वो अपने अर्थ से, हम अपने मत से सरकार को डिसाइड करते हैं, वो अपने अर्थ से सरकार का बनना और बिगड़ना डिसाइड करते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। अर्थ यानी पैसा, यानी करोड़ों लोग जो वोट देकर सरकार बनाते हैं, 2-4 लोग। रोंटा जी के कितना योगदान होगा इस सरकार को बनाने में मत के नाम पे, लेकिन अपने अर्थ के नाम पर वो सरकार में और सरकार के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। हमने वो भारत, वो राज्य हमने बना लिया है कि अब लोकतांत्रिक भारत में, लोकतांत्रिक इस राज्य में मत से नहीं, लोगों के मत से नहीं, कुछ लोगों के अर्थ से डिसाइड होगा इस राज्य को हम कहां लेकर जाएंगे। ये बहुत ही गंभीर बात, ये बहुत ही चिंता का विषय है। आने वाले दिन इसका खामियाजा मध्यम वर्ग को, इसका खामियाजा गरीब गांव किसान मजदूर को झेलना पड़ेगा। इसलिए अभी समय है, अभी कम से कम हम बोल पा रहे हैं, अभी कम से कम सही को सही, गलत को गलत कहने का हम साहस रख पा रहे हैं। इसलिए हम लोग स्पष्ट कहना चाहेंगे, जेल कैंप का उपज ही आंदोलन के माध्यम से हुआ है, और विस्थापितों के मामले में अगर सबसे मुखर कोई रहा है तो जेल कैंप रहा है। हम लोग आगे भी अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर विस्थापितों की लड़ाई को लड़ेंगे, बशर्ते आपका सहयोग, आपका साथ होना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और बिल्कुल आज इस बात को हम खुले मन से मानते हैं कि जो समस्याएं हैं और जो हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारे संघर्ष से समस्याएं बड़ी हैं, इसीलिए समाधान नहीं हो पा रहा। इस बात को मानते हैं कि आज जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं उससे समस्याएं बड़ी हैं, लेकिन हम यह भी मानते हैं जब हमारा संघर्ष बड़ा होगा, हमारे संघर्ष का आधार बढ़ेगा, हमारे संघर्ष का स्तर बढ़ेगा, समस्याएं छोटी होंगी और समाधान भी होगा। क्योंकि समस्याएं जिनके माध्यम से हमें समस्याएं मिल रही है वो बड़े लोग हैं, इस व्यवस्था में उनकी पकड़ है, सत्ता में उनकी पकड़ है, और जो संघर्ष करने वाले लोग हैं वो कहीं न कहीं लाचार किसान बेबस लोग हैं। लेकिन जब वो एकजुट होकर संघर्ष करेंगे, एक होकर अपनी लड़ाई को लड़ेंगे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है समस्याएं बहुत छोटी पड़ जाएंगी और हमारे संघर्ष का स्तर बहुत ऊंचा हो जाएगा। और आज हर एक विस्थापित क्षेत्र को ये तय करना होगा, हर एक गांव को ये तय करना होगा, हर एक किसान को ये तय करना होगा कि आज संघर्ष की लड़ाई को एकजुटता से वो धार देनी है कि समस्याएं हमारे सामने आकर बोली पड़ जाए, ये हमें तय करना होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आज 1 साल बीत गया है, विधायक बना हुआ हमारा 1 साल हुआ है, लेकिन कभी भी उन 1 सालों में 1 घंटा बैठकर अपने बारे सोच नहीं पाए। आपके कैमरे में हमारी तस्वीर बिल्कुल साफ आ रही होगी,
अल्ट्रा 24 का भी मोबाइल होगा आपके पास, 17 आईफोन 17 होगा। आप जूम करके दूर से देख सकते हैं हमारे चेहरे की हालत, हमारे कपड़ों की हालत को, हमारे पोशाक को, हमारे परिधान को, हमारे पूरे होलियों को आप जूम करके देख सकते हैं। विधायक ऐसा नहीं होता, इस बात को मानना होगा। इन 25 सालों में कई विधायक आए और आने वाले दिनों में कई विधायक आएंगे, लेकिन जयराम महतो ने विधायकी का जो लेवल जनता के बीच ले जाकर दिखाया है, बताइए इससे पहले क्या ये स्तर था विधायकी? कई लोग आए, उन्होंने हमारे कंधों में कंधे हाथ रखा, हमें कई लोग पीछे से बोले कि भाई कंधे पे, हम बोले इन्होंने कभी तक ये अनुभव नहीं किया, कोई विधायक से मिल रहे हैं, वो एक अनुभव कर रहे हैं, वो अपने घर के एक बेटे से मिल रहे हैं, एक भाई से मिल रहे हैं। आज ही जब घर से हम सुबह ही निकले, लगभग 9 बजे हम लोग घर से निकले, धनबाद में भी एक विस्थापन का समस्या था, वहाँ भी कल महिलाओं से लाठीचार्ज हुआ था, तब सुबह 9 बजे वहाँ निकले, सिर्फ पुला की ओर निकले। रास्ते में बोकारो जो आपका फोरलेन है, वहाँ एक हमारी पार्टी की दीदी रहती है, तो फोन किए कि हम लोग उसी रास्ते से जाएंगे, खाना बना के रख दीजिए। ये हमारी दिनचर्या है, जिस रास्ते से हम लोग गुजरते हैं, अगर किसी का घर रोड के किनारे है तो उनको फोन कर देते हैं कि खाना बना के रख दीजिएगा। यानी आज हम लोग के पास जनता की समस्याओं के लिए क्योंकि हमें लगता है कि अभी समय है इस राज्य के लिए कुछ करने का। आज अगर इस राज्य के लिए कुछ नहीं किया जाए, आज अगर इन लोगों के लिए कुछ नहीं किया जाए, तो आने वाला समय शायद कुछ बचेगा भी नहीं हमारे। आज ये परिस्थितियां हैं हमारे राज्य में। आज विस्थापितों ने इस राज्य को सजाने के लिए, इस राज्य को संवारने के लिए अपनी पूर्वजों की धरोहर, जिन पे वो जीविका उपार्जन के लिए खेती बाड़ी किया करते थे, उन्हें इन कंपनियों के अधीन किया। ये कंपनियां जब उनके बीच आई तो इन्होंने उन्हें बड़े बड़े सपने दिखलाए, बड़े बड़े सपने दिखलाए, रोजगार का सपना दिखलाया, आज उनके बच्चों को अच्छी पढ़ाई, अच्छी दवाई का सपना दिखलाया, अच्छी कमाई का सपना दिखलाया। लेकिन जब उद्योगों की स्थापना हो गई, जब वो परियोजनाएं संचालित होने लगी, तो विस्थापितों को धरना देना पड़ा, विस्थापितों को गेट बंद करना पड़ा, विस्थापितों को काम बंद करना पड़ा, और बदले में प्रशासन को उनको लाठियां मिली। ये झारखंड की ये झारखंड की सच्चाई है, इस सच्चाई से हम इनकार नहीं कर सकते। आज कोई कंपनी आई, कोनो कंपनी यहाँ आए के सबसे पहले गांव में आवे, आए के गांव के एक आदमी के, महिला के, बुजुर्ग के सबके बुझाओ आते कि जब यहाँ कंपनी है तो या फिर कोयला कोड़े के काम शुरू करता हो, तो सबसे पहले तोनी के गाँव के लोग के नौकरी दिए के काम करबो, तोनी के गिदर बुतरू के पढ़ाई लिखाई के जिम्मा हमनी लिए के काम करबो, तोनी के बढ़िया एगो स्वास्थ्य सुविधा कैसे मिलतो, एक जिम्मेवारी हमनी लिए के काम करतो। लेकिन आज जब वो परियोजना शुरू हो जाए, जब खनन के कार्य आरंभ स्टार्ट हो जाए, या फिर कोई फैक्ट्री जैसे आलो का स्टील फैक्ट्री, तमाम जो फैक्ट्री सब जब स्थापित हो जाए, तब अपनी के सुर बदल जाए। एक अपनियों के मालूम है कि जो सत्ता हमारी जिम्मेदारी ली है पहरेदारी की, उन सत्ता तक अपना आर्थिक क्षमता भेजने का काम करेंगे, और बदले में उन्हीं की पुलिस हमारे घरों तक आएगी, हम पे लाठियां चलाएंगी और हमारे आंदोलन को, हमारे मनोबल को कुचलने का काम करेंगी। लेकिन वो लाख जान ले, हमारा मनोबल टूटेगा नहीं, न हमारा मनोबल टूटेगा। आज यही हो रहा है। आज सारी समस्या यही है। जिस दिन हमारे राजनेता, विधायक अथवा सांसद, जिस दिन वह कंपनियों से, खनन परियोजनाओं से चंदा लेना बंद कर देंगे, उस दिन विस्थापितों की समस्या आधी समाप्त हो जाएगी। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले आपके पड़ोस में एक विधानसभा है, बड़का गांव, एनटीपीसी का एक लेटर जारी हुआ, जिसमें उन्होंने विधायक के आवास की मरम्मती के लिए खर्चा वहन करना था। आपने देखा होगा कि एनटीपीसी का एक लेटर सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर आया, जिसमें इस बात का चर्चा हुआ था, जो भी वहां के विधायक है, तो छोड़िए अभी, तो वहां इस बात का स्पष्ट विवरण था। मैं बस एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये हर एक जगह है।
जहाँ जहाँ कंपनियां हैं, जहाँ जहाँ खनन है, आप बोकारो के बीएसएल में चले जाए तो वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, सेल ने उनको क्वार्टर अलॉटमेंट किया है। तो जब तक ये हमारे राजनेता, जिनकी जिम्मेदारी है इस राज्य को संचालन करने की, जिनकी जिम्मेदारी है जनता के हितों की रक्षा की, अगर वे लोग कंप्रोमाइज करेंगे, अगर वे लोग हमारे अधिकारों से समझौता करेंगे, तो परिस्थितियां ऐसी ही होंगी। अब बताइए, कंपनियां उनको आवाज दे रही है, कंपनियां उनके आवास में रंगाई पुताई का काम कर रही है, कंपनियां उनके घर में मार्बल्स और टाइल्स बिछाने का काम कर रही है। तो बताइए, वो कंपनी जो उतना खर्च करेंगी हमारे माननीयों के लिए, हमारे जन प्रतिनिधियों के लिए, तो जाहिर सी बात है वो कहाँ उसकी कटौती करेंगे, उसकी भरपाई कहाँ से होगी? उसकी भरपाई हमारे हिस्से से होती है। इसलिए अब लगता है जनता को अपने हक की लड़ाई को बगैर किसी बड़े नेता, बगैर किसी सांसद विधायक के केवल अपने एकजुटता से लड़ना होगा। और ये गांधी का देश है, याद रखिएगा, गांधी के देश में गोला बारूद तोप की जरूरत नहीं पड़ती है। आपका अगर हौसला हो, आपका अगर प्रण हो, आपका विश्वास हो, तो एक लाठी लेके आंदोलन, एक लाठी लेके लड़ाई लड़ी जा सकती है। जिंदाबाद 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 हम थोड़ी खुश काम चाहिए। हाँ, जिंदाबाद। हम बचपन से एक चीज सीखे हैं कि हमारे आने से पहले और हमारे जाने के बाद जो जिंदाबाद लगाएंगे, रियल में वही जिंदाबाद लगाते हैं, तो बाकी लोग इम्प्रेस करने के लिए लगाते हैं। हम एक ही चीज जानते हैं कि हम आए नहीं, और जो लोग वहाँ जिंदाबाद लगा रहे हैं, रियल में भाई वो जिंदाबाद कर रहा है। जब हम चले जाएंगे और उसके बाद भी वहाँ कोई जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, सही में जिंदाबाद लगा रहा है। लेकिन जब तक हम खड़े रहेंगे और अगर कोई नारा लगा रहा तो हमको इम्प्रेस किया जा रहा है, हमको पटाने का प्रयास हो रहा है। तो समझिए, हम लोग थोड़ा सा दूसरा माइंड का नेता है, आप लोग भी जानते हैं। तो इसीलिए हिया की काकू लगवे ना रहा, हमारे गैल बात लगाइयो, कितना हमारे भक्त लगे चाहे ना लगे, भक्त किसी का नहीं रहे। अगर हम भी कुछ काम ऐसा करें, आप हमसे सवाल कीजिए। तो इसलिए हिया कोई नारा मत लगाओ। तो आज तमाम लोगों से हम यही कहेंगे, भारत देश जितना गांधी का देश है, उतना भगत सिंह का देश है, उतना आजाद का देश है, उतना बिरसा भगवान का देश है। तो जब जब हौसला टूटे, जब जब लगे कि हमारे पास, उनके पास हथियारे हैं, उनके पास बंदूकें हैं, उनके पास प्रशासन है, उनके पास पूरा सिस्टम है, तब तब आप गांधी को याद रखिएगा कि एक अर्धनग्न फकीर गांधी ने एक लाठी के जोर पर ब्रिटिश हुकूमत का मुकाबला किया था। इस बात को याद रखिएगा। सवाल है आपके हौसले का, सवाल है आपके अंदर की हिम्मत का। जिस दिन आपके अंदर की हिम्मत, जिस दिन आपके अंदर की हिम्मत, आपका हौसला, ये आपके लिए काम करेगा। निसंदेह हर एक आंदोलन में, हर एक कार्यक्रमों में हमारी विजय सुनिश्चित होगी। और बिल्कुल मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ के तमाम प्रबंधन को भी चेताना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति की इतनी परीक्षा नहीं ली जाए कि उसके पास खोने के लिए कुछ शेष नहीं रहेगा। मैं तमाम जितने भी कंपनी और फैक्ट्री आसपास में संचालित होती हैं, हो रही हैं, मैं उनके तमाम मैनेजमेंट से, उनके तमाम ऑनर से स्पष्ट कहना चाहूंगा, उनको स्पष्ट हिदायत देना चाहूंगा कि बेशक आज आपके पास पैसे हैं, उन पैसों के जोर पर अब राज्य की सरकार को कई विधायकों और सांसदों को चुनाव में चंदा देने का काम करते हैं, जिससे वे चुनाव जीत कर आते हैं और आपकी बोली बोलते हैं। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि सब दिन एक जैसा नहीं होता है। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आसपास में जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं, चाहे वो खनन कंपनियां हो या फिर कोई उद्योग की कंपनियां हो, जो भी आसपास के क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं और जो रैयतों के अधिकार को दरकिनार कर रहे हैं, जो स्थानीय लोगों के अधिकार को दरकिनार कर रहे हैं, मैं उन्हें स्पष्ट संदेश दूंगा कि समय अभी आपके पास है, आपके पास पूंजी है, उस पूंजी से आप सरकार को बनने और बिगड़ने में भाग्य तय कर रहे हैं।
लेकिन सब दिन एक जैसा नहीं होगा। किसी भी आदमी को इतना नहीं सताया जाए कि वो उसके पास खोने के लिए कुछ शेष नहीं बचेगा। और जब ये प्रतिकार करेंगे, जब ये प्रतिक्रिया करेंगे, तो याद रखिएगा आपको बचाने वाला सामने। बिल्कुल टाइगर जराम तो जिंदाबाद, टाइगर जराम तो जिंदाबाद। बीच में ना आए, बोला लय खराब होता है। बिल्कुल, इसलिए मैं तमाम कंपनियों को स्पष्ट कहना चाहूंगा कि जिन्होंने जमीन लेने का काम किया है, उन्हें आपको तमाम वो सुविधाएं देनी होंगी जो सुविधाएं भारत देश में जो कंपनी एक्ट संचालित होता है, उस कंपनी एक्ट के अधीन विस्थापन में जो पॉलिसियां हैं, चाहे वो आर पॉलिसी हो या डिस्प्लेसमेंट एक्ट की तमाम जो क्लाउज है सेक्शन से, उसके अंतर्गत जो सुविधाएं मिलनी चाहिए रैयत को, वो तमाम सुविधाएं आपको प्रोवाइड करानी चाहिए। और नहीं तो आज महज एक कार्यक्रम है, आज महज एक जनसभा है। आने वाले दिन इस जनसभा को, इस कार्यक्रम को कार्यक्रम न होके एक बृहद आंदोलन में तब्दील करेंगे और उसकी जवाबदेही आपके ऊपर होगी। इस बात को सुनिश्चित कर लेंगे। आप तैयार है ना? तैयारी पुरजोर है चाहिए। चुप कितना अभी बहुत बड़ा काको, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। एकता के साथ उससे पहले आपका मसला, तो आप अगर खुद मजबूत नहीं रहेंगे तो कैसे लड़ाई लड़ेंगे? बाकी आपको जोहार। आज जो सच्चाई यही है, आज आप कहीं चले जाएं, हम बार बार यही बात को कहते हैं कि विस्थापन की समस्या एक क्षेत्र की नहीं है, विस्थापन की समस्या पूरे राज्य की है, राज्य स्तरीय है। अब सवाल है कि हम उनका उस दिशा में कार्य कैसे करते हैं, उस दिशा में संघर्ष कैसे करते हैं। हमारा संघर्ष ही हमें न्याय लेकर आएगा। और आज अभी सुनने में आया मांडू, यानी ये जो मांडू विधानसभा के हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक शायद उनका जो आवास है 400-500 मीटर की दूरी में है, और कल उन्होंने बहुत मेहनत किया था, उनके समर्थकों ने मेहनत किया था, लोगों को जाके घर घर जाकर उन्होंने बहुत मेहनत किया था डराने धमकाने का कि इस कार्यक्रम तक कोई नहीं आए। देखने का फोन करेंगे आपको। बिल्कुल, अरे हम स्वयं कहेंगे इस कार्यक्रम तक लोग नहीं आते। अगर आप इनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, यदि आप इनकी आवाज को कंपनियों के खिलाफ जाकर कहते हैं, तो ये कार्यक्रम होने की आवश्यकता ही नहीं थी। आपने खोट दी, आपके क्रियान्वयन कार्यक्रमों में खोट थी, तभी जाकर जनता ने आज एक दुर्ता का परिचय दिया है, आज एक सभा का परिचय दिया है, कल कोई आंदोलन का भी परिचय देंगे। बिल्कुल इस बात को आप याद रखेंगे। एक नया ट्रेंड चला है कि यदि कोई कार्यक्रम हो तो भाई नहीं जाना है, खासकर जरा महतो अगर आ रहा है तो आपको नहीं जाना है। ये झारखंड में बाकी नेताओं ने लोगों के जहन में डालने का प्रयास किया है, लेकिन याद रखिएगा डर कर ज्यादा दिन तक लोग नहीं रहते हैं। किसी के डर के साये में ज्यादा दिन लोग नहीं रहते हैं। वह डर का साया समाप्त होता है और वह डर का साया जनता समाप्त करेगी। इस बात को आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। स्थानीय विधायक जी आपसे हम स्पष्ट कहेंगे, जो आपने कल मेहनत किया है अच्छा बात है, जितना आपने मेहनत किया वो भी अच्छा बात है, लेकिन यदि वही मेहनत अगर आप सार्थक रूप से लोगों के हितार्थ के लिए, हक अधिकार के लिए करते तो शायद आज इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसलिए अब ये जनता जनार्दन को भी तय करना है कि आज वो किन के भरोसे इस आंदोलन की अगुवाई करेंगे, वो किन के नेतृत्व में, वो किन के साथ होकर इस आंदोलन को लड़ेंगे और अपने हक अधिकारों की रक्षा करेंगे। अब यह जनता को तय करना होगा। आज 25 साल हमारे झारखंड को बना हुआ 25 साल हुआ, 26 साल में हम लोग प्रवेश कर गए हैं, लेकिन परिस्थितियां जस की तस। इसका कारण यही है कि हमारे लिए हमारे जो असल मुद्दे हैं, हमारी जो असल समस्याएं हैं, उन पर बात करने वाला कोई नहीं। आज सड़क, पानी जो सुविधाएं हैं उससे कई महत्वपूर्ण है यहाँ विस्थापन की, यहाँ कंपनियों के जो प्रदूषण जिसके कारण हमारा उम्र, हमारी समय सीमा दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। आप किसी गांव से अपने शहर की तुलना करिए,
वहाँ के जो बुजुर्ग हैं और आपके जो बुजुर्ग हैं उनके बीच एक तुलनात्मक अध्ययन करिए कि वो किस प्रकार जीते हैं, उनकी आयु आज किस प्रकार है और आज आपके नगर क्षेत्र शहर क्षेत्र की परिस्थिति क्या है। आप स्वयं आकलन करें। देखिए इन पेड़ों को, पेड़ के बारे में कहा जाता है कि एक पेड़ कई प्रकार के गैसों को अपने अंदर सोखने का कार्य करती है। आज देखिए पेड़ों की स्थिति क्या है। ये काले काले पेड़ बता रहे हैं कि यहाँ के लोगों का जीवन का स्तर क्या है। बिल्कुल ये घोर उल्लंघन है। आज भारत का संविधान जो हमारा मौलिक अधिकार है, हमारे मौलिक अधिकार में वर्णन है राइट टू लाइफ, जीवन की स्वतंत्रता। तो जीवन की स्वतंत्रता मतलब प्रदूषण से अगर हम बीमार हो रहे हैं, उस प्रदूषण से अगर हम पीड़ित हो रहे हैं, तो वह प्रदूषण से पीड़ित होना, प्रदूषण से बीमार होना भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन की स्वतंत्रता पर आघात करता है। तो आज यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कोई चोट पहुंचा रहा है, मौलिक अधिकारों पर कोई चोट पहुंचा रहा है, तो आज कंपनी की गलत नीतियां हैं, कंपनी के गलत कार्यक्रम है, कंपनी की मनमानी है। लेकिन कितना दुर्भाग्य की बात है, कितना आश्चर्यजनक बात है कि जब इन्हीं विषयों पर आंदोलन होता है तो जो वो तमाम अधिकारी, चाहे वो डीसी रहे या एसपी रहे, जो कहते हैं कि हम संविधान की शपथ लेकर आए हैं, वो साथ टिका देते हैं और वो लाठी डंडा रेतों पर बरसाने का काम करते हैं। हमें सोचना होगा कि आज लोकतांत्रिक स्तर को हम कहां लेकर जा रहे हैं। आज जो प्रदूषण फैला है, ये चारों तरफ जो धुएं आप देख रहे हैं, ये पेड़ जो काले काले हो गए हैं, कौओं से भी काले पेड़ हो गए हैं, कौओं से भी काले ये पेड़ हो गए हैं, पत्ते हो गए हैं, ये शाखें हो गए हैं, ये टहनियां हो गई हैं, जो कि सीधा आघात कर रहा है हमारे जीवन की स्वतंत्रता पर। हमारा जो जीने की आजादी है, हमारी जो जीवन जीने की आजादी है, उस पर सीधा आघात कर रही है, जो हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन बताइए, इस पर कोई बोलने वाला नहीं, इस पर कोई सुनने वाला नहीं, केवल किताबों में, केवल कागजों में। और एक बात आपको मैं बता दूं, मैंने तो मुख्यमंत्री की बात कही थी। विधानसभा में एक स्पीकर भी होते हैं जो विधानसभा के प्रोटोकॉल के हिसाब से मुख्यमंत्री से भी ऊपर होते हैं। विधानसभा के बाहर मुख्यमंत्री बड़े हैं, उनके पास पूरी शक्तियां हैं, वो सारी शक्तियां उनके अनुसार चलेंगी। लेकिन विधानसभा के अंदर सबसे सुप्रीम कोई होते हैं तो स्पीकर होते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री को भी अगर कुछ कहना होता है ना तो खड़ा होकर कहते हैं। यानी स्पीकर का मैंने इसलिए नाम लिया कि धनबाद में कुछ विषय विधानसभा के अंदर रखे गए थे प्रदूषण को लेकर और ओबीडम को लेकर। उस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी में 7 विधायकों को रखा गया। उसके बाद भी समस्याएं जैसी की तैसी। स्पीकर जो विधानसभा को संचालन करते हैं, विधानसभा के भीतर के कैप्टन है, Who is the leader of inside of assembly? अंदर के जो कैप्टन है, विधानसभा के संचालन के जो कप्तान हैं, जिनके कहने से विधानसभा संचालित होती है, उस शख्स ने एक समिति बनाई और उस समिति को कोलांचल के क्षेत्रों में विजिट करने के लिए भेजा कि आप जाइए और कहां लोगों की समस्याएं हैं, प्रदूषण को लेकर समस्याएं हैं, कंपनियों के द्वारा जो ओबीडम किया जा रहा है वो जबरन उनकी जमीनों पे किया जा रहा है। लेकिन रिपोर्ट गया, अब पता नहीं रिपोर्ट में कितनी पारदर्शिता है। ये जो 7 विधायक जिनको चुना गया था, वे लोग जाके उन दलालों के साथ कहीं चाय पानी पीकर रसगुल्ला तक खाने नहीं पहुंच गए। ये हमें संदेह है, ये हमारे राज्य की सच्चाई है। सोचिए, जिनको हम मानते हैं कि यार सीएम सुपर होता है, स्पीकर ऊपर होता है, आज उनके निर्णयों की धज्जियां उड़ाई जा रही है इस राज्य में। तो सोच के देखिए, अवैध पूंजी वाले कितने सुप्रीम है इस राज्य में। माफिया लोग, अवैध रूप से पैसे कमाने वाले लोग, अवैध रूप से फैक्ट्रियां चलाने वाले लोग आज हमारे राज्य में कितनी पकड़ रखते हैं, कितना वर्चस्व रखते हैं। आप ये अंदाजा लगाइए कि अध्यक्ष महोदय ने टीम बनाई, उस टीम में गांव जाने के बाद भी समस्याएं वही ओबीडम किया जा रहा है, वही रेतों की जमीन पर जबरन कोयला खनन किया जा रहा है, वही प्रदूषण उनके घरों में छोड़ा जा रहा है, उनके गांव काले
उनके जंगल काले, उनके पेड़ पौधे काले, कोई एक्शन नहीं। अब किस पे उम्मीद रखेंगे, किस पे उम्मीद रखेंगे? मुख्यमंत्री ट्वीट करते हैं, उपायुक्त ट्वीट को संज्ञान में लेते हैं, उसके बाद ही प्रदूषण छोड़ा जा रहा है। इतना कमजोर स्टेट तो नहीं होना चाहिए। अरे आप दिसम गुरु शिबू सोरेन के बेटे हैं, दिसम गुरु का नाम, उनका कार्य कोई भूल गया था। ये हमें लगता है, क्योंकि ये होता है अगर एक पीढ़ी संघर्ष करती है तो शायद दूसरी पीढ़ी नहीं करती है, तो मुख्यमंत्री ने संघर्ष को नहीं देखा है। आश्चर्यजनक है, आश्चर्यजनक है कि मुख्यमंत्री के कहे अनुसार भी जो कहते हैं उसका भी अनुपालन नहीं हो रहा है, उनके निर्देशों का अनुपालन नहीं हो रहा है। कहां से हमें तो हिम्मत है भाई, हिम्मत किनको है? अंचल अधिकारी को है, बड़ा बाबू को है, अफसरों को है, खुला छूट है कलेक्शन करने का, खुला छूट है। नहीं बताइए, उन्होंने निर्देश दिया है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दिया है, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने कमेटी का निर्माण कराया है। उसके बाद भी अगर समस्याएं नहीं समाधान हो पा रही है, अगर उसके बाद भी लोगों के प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो पा रहे हैं, उसके बाद भी अगर माफिया उन पे वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं, तो भाई कहीं ना कहीं आज या तो सवाल ये खड़ा होता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का अर्थ नहीं रहा, या तो दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि जिनको जिम्मा दी है लोकतांत्रिक मूल्यों के संचालन का, वे कमजोर लोग, या तो लोकतांत्रिक की कमजोरी पे सवाल खड़ा होता है। ये हकीकत है। बहुत सारे सरकार के समर्थक हैं, तो आप भी चीजों को जानिए। बिल्कुल आज के डेट में यदि दो गांव वाले मंगरू और झगड़ू का झगड़ा होगा तो न्याय की उम्मीद है, जिस दिन किसी वीआईपी पर्सन से आपका सामना होगा न्याय की उम्मीद नहीं। इसलिए अब जनता को अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होगी। अब एक आम व्यक्ति को अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होगी, कई आम व्यक्तियों के सहयोग से लड़नी होगी। जानते हैं, इसको आपने भी अखबारों के माध्यम से पढ़ा होगा, डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म में जाकर आपने देखा होगा। उसके बाद भी कार्रवाई का ना होना ये स्पष्ट बताता है, ये साफ साफ दर्शाता है इस राज्य में लोग कितने हावी हैं, अवैध पूंजीपति कितने हावी हैं, जो अवैध रूप से प्रदूषण धुआं लोगों को खिलाकर जो पूंजीपति बने हैं, वे लोग कितने हावी हैं कि मुख्यमंत्री को नहीं गदाना। ऐसे में अब हमारे पास ये रास्ता है कि अपनी लड़ाई तो हमें लड़ना होगा, लेकिन हाँ सिस्टमेटिकली हर एक तरह से लड़ना होगा। जनबल से भी लड़ना होगा, कागज कलम से भी लड़ना होगा, बहुत जिन हथकंडों से लड़ाई लड़ी जाएगी। जैसे आप किसी एक समूह हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से डट गए, एक समूह हम लोग बंदी के माध्यम से डट गए, तो दूसरा समूह को कोर्ट में जाकर एक पीएल भी डालना होगा। हमें हर एक तरह से इस लड़ाई को लड़ना होगा, और इस लड़ाई में निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता का योगदान रहेगा। आपको जनता के जिन मुद्दों में निष्पक्ष रूप से साथ खड़ा रहना। आपके पास भी चुनौतियां आएंगी, आसान नहीं है। बीते कुछ दिनों में जो मीडिया बंदों के साथ घटना घटी गोड्डा में, इधर आपका गढ़वा पलामू में, तो आप कहीं ना कहीं आपके भी मन में एक शंका हो जाती है, आप भी कहीं ना कहीं मन में भयभीत होते हैं जिस प्रकार से प्रशासन का रवैया रहता है। इसलिए आपके लिए भी एक चुनौती रहेगा, इस परिप्रेक्ष्य में आपके लिए भी चुनौती रहेगा, लेकिन मैं मानता हूं आप लोग चुनौतियों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस बार चाहे वो मुद्दा रामगढ़ का हो या झारखंड के किसी कोने का, मीडिया का वही योगदान होगा जो योगदान उन्होंने कभी अंग्रेजों के कालखंड में इस देश के लोग, एक आम व्यक्ति की आवाज को, इस देश के एक आम व्यक्ति की पहचान को मदद करने के लिए किया था। आज वही योगदान आपका इस राज्य में रहेगा, आज वही योगदान पीड़ित शोषित जनता के लिए आपका रहेगा। इसलिए
इसलिए आपको भी अपने योगदान का निर्वहन करना होगा। बाकी विधायिका का होने के नाते मैंने हमेशा प्रयास किया है जनता के मुद्दों को सीधा विधानसभा के पटल पर टू द पॉइंट रखा जाए, और मैंने बिना किसी लॉन्ग लपाट के, बिना किसी इधर उधर की बात किए, बिना किसी ऐसे वैसे विषयों पर बात किए, मैंने हमेशा मुद्दों को विधानसभा पे लाके रखा है। इसलिए मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, जितने भी मीडिया के साथी हैं, मीडिया के बंधु हैं, आप देख सकते हैं इसी वातावरण में आप भी जीते हैं, इसी आबो हवा में आप भी रहते हैं। आप देखिए आज क्या है प्रदूषण का हाल, आज ये कंपनियों की क्या है मनमानी, आप देखिए चारों तरफ क्या परिस्थितियां हैं, रहने के योग्य नहीं है ये क्षेत्र। इसलिए इसी समाज में आप भी रहते हैं, हम चाहते हैं कि आप कलम की लड़ाई में आप अपना योगदान देंगे जनता जनार्दन को, और बाकी जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वह न्यायालय में अपनी याचिका को दायर करेंगे, और बाकी जो आंदोलनकारी हैं अब नए स्तर से आज के बाद, इस सभा के बाद नए तरीके से आंदोलन की तैयारी होगी, और उस आंदोलन से अपनी आवाज को हम लोग बुलंद करने का काम करेंगे। और साथ ही विधानसभा का सत्र चलेगा तो विधानसभा के भीतर उसे ले जाने का काम ऑफिशियल रिकॉर्ड बनाने का जिम्मा मेरा होगा, उसे हम विधानसभा के भीतर लेके जाएंगे। और सभी से मेरा आग्रह होगा कि आज सबको समझना होगा परिस्थिति को, आज इस राज्य की स्थिति परिस्थिति को सबको समझना होगा और सबको मिलकर साथ देना होगा। ये मैं सभी से अनुरोध करूंगा, क्योंकि समय का अभाव है, ठंड का मौसम है, और बिल्कुल अभी रामगढ़ शहर नगर परिषद में आता है ना, हम लोग का नगर निगम है, धनबाद नगर निगम है, आपका नगर परिषद है। सुनिए सत्य, अभी नगर परिषद का चुनाव भी है। मैं तमाम साथियों से कहूँगा, हालांकि कह सकते पार्टी के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, क्योंकि आपका डायरेक्ट कैंडिडेट नहीं होता है, आपके बीच का कैंडिडेट होता है, बतौर पार्टी को चुनाव नहीं होता है, लेकिन आपका समर्थित उम्मीदवार होता है। अगर रामगढ़ के जितने भी हमारे साथी हैं, रामगढ़ के जितने हमारे पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, आप तय करेंगे। बाकी अन्य क्षेत्रों का हमारा जो भी मेहनत करना होगा उसके लिए हम लोग तैयार रहेंगे। बाकी नगर परिषद के क्षेत्र में जो भी निर्णय लेना है वो आप खुद से लेंगे, उस पर हम लोग मेहनत करेंगे, उस पर हम लोग संघर्ष करेंगे। क्योंकि ये नगर निगम का चुनाव केवल लेकर चुनाव नहीं है, यही चुनाव आगे विधानसभा को प्रभावित करती है, यही लोग चुन के जाते हैं, आने वाले राज्य चुनाव को प्रभावित करते हैं। तो हम लोग अंतिम इकाई से, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो या नगर का चुनाव हो, अंतिम स्तर से हम लोग नेतृत्व के वोटों को तराशने का काम करेंगे, जो इन फ्यूचर जाकर झारखंड। और बिल्कुल आज गोंदलपुरा की जहाँ तक बात है, विगत 3 सालों से भटकागांव गोंदलपुरा उस क्षेत्र में अगर आप घूम के आएंगे तो ऐसा लगेगा कि मानो वो भारत का हिस्सा नहीं है, वो तालिबान का हिस्सा है। इस प्रकार से पुलिस और सिपाही और फौज तैनात किया जाता है एक आम व्यक्ति के जमीन को जबरन अधिग्रहण करने के लिए। इस भारत की कल्पना हमारे महापुरुषों ने नहीं किया था। इस भारत के निर्माण के लिए हमारे वीरों ने अपने लहू, अपने प्राणों की आहुति नहीं दी थी। कि आज भोरे अंग्रेज जो भगत सिंह कह के गए हैं कि अंग्रेजों से तो हम आजादी ले लेंगे, लेकिन वो आजादी कहीं 10% पूरे अंग्रेजों के हाथों में लटक के ना रह जाए। तो इसके लिए हमने आजादी नहीं लिया था कि आज लाठी के जोर पे, आज शासन प्रशासन के जोर पे किसानों की जमीनों को जबरन अधिग्रहण किया जाए। इसलिए मैं सबसे कहूंगा कि लड़ाई आर पार की लड़ी जाए। अब जरूरत पड़े तो एक पीढ़ी को सामने आके खड़ा होना होगा ताकि दूसरे पीढ़ी के अधिकारों की रक्षा हो सके। मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा, बाकी हम लोग हर एक प्रकार की लड़ाई में आपके साथ है। हम लोग कभी भी पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि हम लोग अपना परिवार, अपने जीवन का कोई मोह नहीं है। अपने जीवन का, अपने घर परिवार का कोई मोह नहीं है। हम लोग का जीवन जनता के लिए है, जनता की समस्याओं के खिलाफ जाकर लड़ने के लिए है। इस बात से मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा। और बिल्कुल आज जितना कोयला चोरी मैंने विधानसभा में उठाया था, कि जितना सरकारी अधिकारी को सीसीएल मैनेजमेंट के जानकारी में उनके अधीन जितना कोयला चोरी होता है, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। आज उन्हें चलना होगा, नहीं तो जनता अब सड़कों पे आएगी। क्योंकि
इसलिए अगर आपसे नहीं रुकेगा तो हम यहाँ की जनता सड़क पर आएगी, चाहे वो अवैध कोयला का काम हो, अवैध बालू का काम हो, या इस राज्य के किसी भी खनिज को अवैध रूप से अगर किसी अन्य राज्यों में या अन्य क्षेत्रों में ट्रांसफर किया जाता है, हस्तांतरित किया जाता है, तो हम यहाँ की जनता सड़कों पर आकर अपने इस राज्य से लूटे जाने वाले हर एक खनिज को बचाने का काम करेगी। इस बात को आप तक गांठ बांधने का काम करेंगे। और बिल्कुल समय की यही मांग है कि राज्य के नौजवानों को, राज्य के किसानों को अब इस आंदोलन के नेतृत्व करने की दरकार है, और उसके लिए हम लोग कहीं पीछे नहीं हटेंगे, हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। इस बात को लेकर आश्वस्त करते हैं कि रबौत कोल ब्लॉक के नाम पर 1500 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। मैं वहाँ के लोगों से कहूँगा, आप लोग एक समय निर्धारित कीजिए, हमारे संगठन के साथी आपके इस लड़ाई में आपके साथ खड़े रहेंगे। आप एक समय निर्धारित, काफी दूर से आए हैं, सभी बढ़िया से लिया, जितना दीदी से वायला बढ़िया से, ठंडा के समय है, और ऐसे भी ब्याह शादी ना है तो उन्हें ठंडा ना लगे, ब्याह शादी में दीदी से भी ठंडा ना लगे, जैकेट तो भी चादर ना पहना रहो तो भी गाना सबका है। हम देखा लिए ब्याह शादी डाले कोई पार्टी में कोई दीदी जाता तो जैकेट चादर ना पहना तो ताकि मैंने लुटवा के आके बेची खराब आवे आगे जैसे लोग बोले तो हमरा तो सुना दिया। तो अभी ब्याह शादी में ना हो तो तोहनी बढ़िया से ठंडा हो, अच्छा से खा दिया। ब्याह शादी रहत तोहनी के वाला भगवान ने तोहनी के वाला ऊर्जा ताकत देले, ठंडा ना लगे। लेकिन अभी ब्याह शादी ना हो से हमने तो बढ़िया से घर किया, और किधर कुटुंब के ठीक से रखा, होकर स्टेट में परवा करे रखा, ठंडा बहुत दे रहा है। और बाकी दवा सब तोहनी के बढ़िया से रहिया, और जे भी हमनी के तोहनी समस्या से अवगत करे ला ओकर खातिर हमनी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करे के तैयारी कर। ठीक है, सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार सबके धन्यवाद। चलिए चलिए मंच खाली कीजिए, तो भीड़ जो है खाली कर। हेलो, युवा मोर्चा के मनोरंजन महतो जी भी आए हुए हैं, इनका स्वागत अभिनंदन। और मेरे कर्मठ साहब पहले सबको उतर जाइए। हेलो, को मौका दिया जाएगा और कार्यक्रम को सभी कृपया करके मंच से उतर जाएंगे जितने भी लोग हैं, सिर्फ यहाँ जयराम महतो को छोड़ दें, ध्यान देंगे। चलिए चलिए, सेट कीजिए, सेट कीजिए, सेट हो जाइए। हेलो, सेट कर दीजिए, दादा को निकलने